Hello, good morning to all who watching this video. This is Jairam, Assistant Professor Zoology, Government PG College, Dhalpur. Today we discuss about antibody. What is antibody? की एंटीबॉडी क्या है? प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एंटीबॉडी के बारे में बताया था, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि एंटीबॉडी क्या होते हैं। हमने बताया था आपको कि जो एंटीबॉडी हैं ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं या प्रोटीन के अणु होते हैं जो किसी एंटीजन की उपस्थिति में, जैसे ही कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो उसके अगेंस्ट जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं और उसमें भी विशेषकर बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं द्वारा जो स्त्रावित जो प्रोटीन होती है, जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, वही एंटीबॉडी कहलाते हैं या प्रतिरक्षी कहलाते हैं, जो रोगजनक या पैथोजेंस को पैथोजेंस से लड़के और उन्हें नष्ट कर देते हैं। और इस प्रकार ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। आज हम इसी के अंतर्गत प्रतिरक्षियों के बारे में कि एंटीबॉडी और एंटीबॉडी के जो विभिन्न वर्ग हैं, टाइप्स क्या है एंटीबॉडी के, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। आज इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि एंटीबॉडी के कितने प्रकार होते हैं। यदि हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन की ओनली ह्यूमन, तो ह्यूमन में जो एंटीबॉडीज में जो विविधता पाई जाती है और वो भी इसका FC रीजन, कांस्टेंट जो क्षेत्र होता है, इसका कांस्टेंट खंड होता है FC, कांस्टेंट फ्रेगमेंट जो होता है, उसमें वेरिएबिलिटी के आधार पर विविधता पाए जाने के कारण मनुष्य में जो विभिन्न एंटीबॉडी पाई जाती हैं उन्हें 5 बड़े वर्गों में बांटा गया है। 5 बड़े वर्गों में और 5 क्लासेस में बांटा गया है। एंटीबॉडी तो और कई प्रकार की होती है, बट 5 बड़े ग्रुप में यहाँ बांटा गया है ह्यूमन के अंदर। और वो भी इसका जो कांस्टेंट रीजन है, कांस्टेंट फ्रेगमेंट, तो जो स्थिर क्षेत्र है उसमें विविधता के आधार पर। और वो 5 वर्ग कौन कौन से यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट है, इसमें हम यहाँ बता रहे हैं आपको IgG, IgM, IgA, IgE एंड IgD। जो Ig लिया गया यहाँ इम्यूनोग्लोबुलिन है, इसका मतलब अर्थात ये क्या गई एंटीबॉडी है ये, और इसको नाम हमने शुरुआत में भी बताया था इसे हम कि जो एंटीबॉडी है जो ग्लोबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, इसलिए इन्हें हम और प्रतिरक्षा का काम करते हैं, इसलिए इन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। तो हम फर्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ की कि जो IgG, ये सबसे बड़ा ग्रुप है, इसमें सबसे बड़ा क्लास है और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है लगभग 1.5 लाख डाल्टन या 1,50,000 डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, अर्थात आणविक भार होता है। और ये कैसी है, मोस्ट एबंडेंट अर्थात सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जो सीरम होता है ह्यूमन का, जो सीरम होगा, सीरम में ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और लगभग 80% ये पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो IgG, जो हमने पिछले वीडियो में जो स्ट्रक्चर बताई थी एंटीबॉडी की, उसमें इसी की स्ट्रक्चर बताई थी जिसमें कि 2 हेवी चेन, 2 हेवी चेन होती हैं तथा 2 लाइट चेन, 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन इसमें पाई जाती हैं। और ये ग्रुप है, ये जो क्लास है IgG, इसे 4 सब क्लासेस में बांटा गया है। 4 सब क्लासेस, इसके 4 उपसमूह हैं। IgG1, IgG2, 3, 4। बड़ा इजी है, चारों का नाम याद रखना। IgG तो है ही है, इसी के 4 जो सब क्लास हैं 1, 2, 3, 4। इनमें से भी क्या होगा, ये 1, 3, 4, इनमें क्या होता है कि प्लेसेंटा को पार करने की क्षमता पाई जाती है। ये खास है, केवल यही है कि ऐसा जो IgG ग्रुप है IgG, जिसमें कि प्लेसेंटा को पार करने की क्षमता पाई जाती है, अर्थात ये प्लेसेंटा के अक्रॉस जा सकता है, प्लेसेंटा को पार कर सकता है। अन्य किसी एंटीबॉडी में ये क्षमता नहीं पाई जाती है। तो यहाँ खास है इसके लिए IgG जो एंटीबॉडी होती है उसमें प्लेसेंटा को पार करने की क्षमता होती है। अब ये क्या करता है, जो डेवलपिंग फीटस होता है, डेवलपिंग फीटस अर्थात गर्भ, माँ के
जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है उनमें जो फीटस डेवलप होता है तो उस फीटस की सुरक्षा के लिए आईजीजी पहुंचते हैं। तो केवल आईजीजी में ये क्षमता होती है कि वो प्लेसेंटा को पार कर सकती है और जो गर्भस्थ जो शिशु होगा या जो गर्भ होता है उसकी सुरक्षा और उसकी इम्यूनिटी और प्रतिरक्षा का कार्य करता है। यहाँ बताया हमने आपको प्लेसेंटा था, ये क्या करता है, प्लेसेंटा को इसमें पार करने की क्षमता पाई जाती है और ये क्या करता है, फीटस को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये था आईजीजी के बारे में कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, सिंपल सा देखें यहाँ पे इसको ही कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1.5 लाख डाल्टन या 1,50,000 डाल्टन होता है। मोस्ट एबंडेंट है, सर्वाधिक मात्रा में ये पाई जाती है ब्लड सीरम में। 80% लगभग 80% कुल जो एंटीबॉडी पाई जाती है उनका लगभग 80% भाग ये पाया जाता है। 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन इसमें होती है और एक खास बात इसमें FC जो रीजन होता है वो 1 एंड जो फैब रीजन होता है कल भी बताया था, सॉरी पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था वो 2। कांस्टेंट जो क्षेत्र होगा वो 1 और फैब जो रीजन होते हैं अर्थात एंटीजन से जुड़ने वाले जो स्थल होते हैं वो इसमें 2 होते हैं। तो इसकी बैलेंसी भी कितनी होती है, 2 होती है। सेकंड आता है इसमें IgM। तो इसके बारे में बात करते हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट क्लास है, सबसे ओल्डेस्ट क्लास है अर्थात जो न्यूबॉर्न होता है, बात करते हैं हम जिसकी न्यूबॉर्न की, तो जो न्यूबॉर्न सबसे पहले जो बच्चा जन्म लेता है तो उसमें सबसे पहले जो प्रतिरक्षी पाई जाती हैं वो यही पाई जाती हैं IgM। न्यूबॉर्न में जो शिशु होगा सबसे पहले उसमें प्रतिरक्षा डेवलप होती है IgM। जबकि हम आपको बता रहे हैं कि प्रतिरक्षा का काम यहाँ पे कौन कर रही है, IgG, जो कि माता के शरीर से जाती है प्लेसेंटा को पार करते हुए। तो बच्चे में जो सबसे पहले जो प्रतिरक्षी दिखाई देती है वो है IgM और ये जो प्रतिरक्षी है अराउंड 5 to 10% ये पाई जाती है कुल सीरम का, कुल जो सीरम इम्यूनोग्लोबिन है उसका 5 to 10% ये पाई जाती है। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 9 लाख डाल्टन होता है अर्थात ये काफी बड़े आकार की होती है। इसका जो एक जो मोनोमेरिक होता है, एकल जो अणु होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट 1,80,000 होता है। तो आप 1,80,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें 5 इस तरह के मोनोमर एक दूसरे से डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ करके और पेंटामेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये जो जनरली जो IgM पाया जाता है ये एक पेंटामेरिक स्ट्रक्चर अर्थात इसमें 5 सब यूनिटों से ये मिलके बना हुआ होता है। 5 मोनोमर अर्थात 1 लाख की इकाइयां डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ करके और पेंटामेरिक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम IgM कहते हैं। अब इसमें पेंटामेरिक स्ट्रक्चर बनाई है इसमें क्या होगा, हमने कहा 5 यूनिट है और एक यूनिट में कितना है लगभग, इसमें जो एक प्रत्येक जो यूनिट है उसमें एक FC रीजन है और 2 फैब रीजन है। तो कुल टोटल क्या होगा, 5 यूनिट है तो 5 FC रीजन एंड 10 फैब। अर्थात इसमें क्या है कि जो स्थिर क्षेत्र है वो 5 है और एंटीजन से जुड़ने के जो स्थल हैं 10 है। इसकी जो अर्थात इसकी जो एंटीजन से जुड़ने की जो बैलेंसी होगी वो 10 होती है। 10 एंटीजन से एक बार में ही बाउंड ये हो सकता है। ये फर्स्ट एंटीबॉडी है टू रेस्पॉन्स अगेंस्ट एंटीजन, एंटीजन के विरुद्ध प्रतिक्रिया देने वाली ये प्रथम एंटीबॉडी होती है। अर्थात शरीर में जैसे ही कोई पैथोजन से रोगजनक प्रवेश करता है तो सबसे पहले जो रिएक्शन देती है एंटीबॉडी वो देती है, रिएक्ट करती है IgM। और एक खास बात, ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर के रूप में भी काम करती है और पोटेंट एक्टिवेटर है ये IgG की तुलना में अधिक पोटेंट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर अर्थात जो संपूरक तंत्र हमारे शरीर के अंदर होता है, संपूरक तंत्र उसको सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। IgG भी संपूरक तंत्र को एक्टिवेट करती है बट इसकी तुलना में थोड़ा सा कम होता है। तो ये अधिक दक्षता के साथ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर के रूप में कार्य करती है। ये था IgM के बारे में। तो इसमें खास क्या था IgG के बारे में कि ये प्लेसेंटा को, पहली बात इसमें प्लेसेंटा को पार करने की क्षमता पाई जाती है, फीटस को सुरक्षा प्रदान करता है एंड मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी इन सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, तो एक तो सबसे ज्यादा पाई जाती है, एक प्लेसेंटा पार करने की क्षमता होती है और फीटस को सुरक्षा भी प्रदान करती है जो इसके लिए खास है। IgM के बारे में क्या खास है, सबसे ओल्डेस्ट है ये और सबसे बड़े साइज की होती है, लार्ज साइज की होती है। इसमें 5 FC रीजन और 10 फैब रीजन पाए जाते हैं।
जे चेन आल्सो प्रेजेंट, जे चेन भी इसमें प्रेजेंट होती है और ये एक फर्स्ट एंटीबॉडी है जो रेस्पॉन्स करती है एंटीजन के विरुद्ध। थर्ड आता है IgA एंटीबॉडी, इसके बारे में बात करते थे। IgA ये अबाउट 10 to 15% पाई जाती है, सेकंड मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी इन सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन, और सीरम में पाई जाने वाली द्वितीय सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली यह एंटीबॉडी होती है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है यह है 1,60,000 डाल्टन होता है। और ये मोस्टली क्या होगी, जो आउटसाइड के जो सीक्रेशन होते हैं, जो एक्सटर्नल सीक्रेशन होते हैं जनरली उनमें पाई जाती है। एक्सटर्नल सीक्रेशन लाइक कोलेस्ट्रम, जैसे हम नब दुग्ध कहते हैं, कोलेस्ट्रम में ये पाई जाती है। टीयर्स अश्रु में ये पाई जाती है। सलाइवा में ये पाई जाती है। ब्रैंकियल सीक्रेशन या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो सीक्रेशन होते हैं उन सब में ये प्रीडोमिनेंटली पाई जाती है। तो ये कहा होंगे जो एक्सटर्नल सीक्रेशन होते हैं, जो शरीर से बाहर की ओर जो सीक्रेट होते हैं, उनमें ये प्रीडोमिनेंटली या प्रचुर मात्रा में ये पाई जाती है। कोलेस्ट्रम जिसे हम नवदुग्ध कहते हैं, इसमें IgA पाया जाता है। आपको भी पता होगा कि ये जो कोलेस्ट्रम होता है नवदुग्ध होता है। डॉक्टर भी सलाह देता है कि शिशु को कम से कम 6 माह के लिए दुग्ध पान कराना आवश्यक है। आवश्यक इसीलिए है कि माँ का जो दुग्ध होता है कोलेस्ट्रम, उसमें IgA पाए जाते हैं, प्रतिरक्षी होते हैं, जो कि शिशु की रोग जनकों से और सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो उसकी इम्यूनिटी के लिए ये आवश्यक है कि उसे मतलब जो नव दुग्ध है या शुरुआत में उसे जो बाल्यावस्था में उसको दुग्ध पिलाया जाना चाहिए, तभी उसकी ग्रोथ ठीक प्रकार से हो पाएगी। क्योंकि उसमें क्या होते हैं, प्रतिरक्षी होते हैं, और वो प्रतिरक्षी क्या करते हैं कि शिशु को बीमार पड़ने नहीं देते हैं, अर्थात रोग जनकों के आक्रमण को वो निरस्त कर देते हैं और ध्वस्त कर देते हैं। और जो शिशु होगा वो लंबे समय तक सुरक्षित बना रहेगा और उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बरकरार बनी रहेगी, अर्थात वो रोगों से पीड़ित नहीं होगा और हेल्दी होगा। तो इसलिए जरूरी है कि महिलाएं क्या करें कि कम से कम 6 माह स्तनपान कराएं। इसके अलावा क्या होता है, टीयर्स में, सलाइवा में और ब्रैंकियल सीक्रेशन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सीक्रेशन, इन सब में पाया जाता है। जनरली क्या होता है कि ये जो सीरम होता है उसमें मोनोमेरिक फॉर्म में अर्थात एकल अणु के रूप में पाया जाता है, और इसमें जे चेन इसमें भी प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ इसमें क्या होगी, जे चेन भी प्रेजेंट होती है। और कभी कभी क्या होगा ये कि पॉलीमेरिक फॉर्म में भी पाया जा सकता है, डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, डाइमर, ट्राइमर एंड टेट्रामर के रूप में भी पाया जा सकता है। अब इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, तो ये जो बैक्टीरियल एंड वायरल जो इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट और विरुद्ध ये कार्य करता है, अर्थात उससे प्रतिरक्षा प्रोवाइड कराता है। बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, इनके विरुद्ध इम्यूनिटी डेवलप करता है IgA। फोर्थ आता है IgE, ये एलर्जिक रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होता है। ये सबसे कम पाया जाता है, 0.05% सीरम इम्यूनोग्लोबिन का ये पाया जाता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 2 लाख डाल्टन होता है। एलर्जिक रिएक्शन में मध्यवर्ती की भूमिका निभाता है ये। तो एलर्जिक रिएक्शन के दौरान IgE एंटीबॉडी का उत्पादन शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये क्या करता है कि ये जो IgE है एंटीबॉडी, ये एक्टिवेट करता है मास्ट एंड बेसोफिल्स सेल को, बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल को ये एक्टिवेट करेगा। और ये क्या करता है, ये IgE प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैरासाइट, और जो पैरासाइट होते हैं उनके विरुद्ध भी क्या करता है कि ये प्रतिरक्षा और सुरक्षा उपलब्ध कराता है। तो 2 इसके महत्वपूर्ण काम है। एक तो क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन के साथ है, अर्थात जो एलर्जिक रिएक्शन हुई और जिसे हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, उसके प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। उस दौरान की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा, जो भी पैरासाइट इन्फेक्शन होगा उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैरासाइट। जो पैरासाइट हैं
परजीवी, तो उनसे प्रतिरक्षा भी ये प्रोवाइड कराता है। और मेन है इसमें एलर्जिक रिएक्शन के समय मध्यवर्ती की भूमिका ये निभाता है और एलर्जी के समय इसका सीक्रेशन भी बढ़ जाता है। IgD, तो ये लगभग 0.02% पाया जाता है, 0.2% के लगभग ये पाया जाता है। और बी सेल, जो बी सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं, उनकी ये सरफेस पर पाया जाता है। इसके कार्य के बारे में अभी तक पता नहीं है कि ये विशेष रूप से काम क्या करता है, बस ऐसा बताते हैं कि ये बी सेल सरफेस पे पाया जाता है और बी सेल को एक्टिवेट करने का काम करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के कितने प्रकार होते हैं। तो मनुष्य के बारे में बात की थी हमने, तो मनुष्य में एफसी रीजन और जो कांस्टेंट रीजन होता है उसमें वेरिएबिलिटी और विविधता के आधार पर, वेरिएबिलिटी और विविधता के आधार पर मनुष्य में जो प्रतिरक्षियां हैं उन्हें 5 क्लासेस में और 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। IgG, IgM, IgA, E एंड D। इन सब के लिए क्या होगा, इन सब में से भी जो IgG है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, मोस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स इसे हम कह सकते हैं। प्लेसेंटा को पार करने की इसमें क्षमता पाई जाती है जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फीटस को जो गर्भस्थ है, गर्भ, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ IgM, तो ये ओल्डेस्ट क्लास है और लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है, सबसे बड़े अणु भी इसी के होते हैं। 9 लाख डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। और जो भी कोई न्यूबॉर्न है उसमें सबसे पहले डेवलप होने वाली ये प्रतिरक्षियां होती हैं। और और हम ये भी कहेंगे कि जब भी कोई पैथोजेंस या पैरासाइट या रोगजनक शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले यही एंटीबॉडी, क्योंकि क्या होता है कि इनकी एक तो क्या होगा कि ये जो पोटेंट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर होते हैं, दूसरा इनकी वैलेंसी भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें दे रखा है कि इसमें 10 फेवरीजन होते हैं, तो इसकी बैलेंस अर्थात ये 10 मॉलिक्यूल्स एंटीजन से ये जोड़ सकती है और हेप्टेंस से भी जोड़ सकती है। IgA के बारे में बताया, जो एक्सटर्नल सीक्रेशन में विशेष करके पाया जाता है। एक्सटर्नल सीक्रेशन विशेष कोलेस्ट्रम, टीयर, सलाइवा, ब्रैंकियल, इसके साथ साथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो सीक्रेशन होते हैं उनमें पाया जाता है। तो ये क्या करेगा कि जैसे आंख में कोई या भारी पदार्थ है, हम ये कह सकते हैं, या कोई इंसेक्ट वगैरह, कोई भी कीट वगैरह है, मच्छर वगैरह है, या कोई छोटा मोटा कीट है वो भी घुस जाता है, तो उन सबको भी ये क्या है कि टीयर्स वगैरह होते हैं, टीयर्स अश्रु आता है, उसमें क्या होता है कि ये एंटीबॉडी पाए जाते हैं, वो भी नष्ट करने का काम करते हैं। तो ये सलाइवा है, लार है, तो लार में यदि भोजन में कोई भी पैथोजेंस वगैरह रोगजनक आ गए तो उनको ये यहाँ पे नष्ट कर देते हैं। IgE एलर्जिक रेस्पॉन्स के समय बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है या उत्पन्न होती है। तो ये था आज का वीडियो हमारा, जिसमें हमने आपको बताया टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के टाइप्स के बारे में और इसकी प्रकारों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बारे में बताएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन किस प्रकार से होता है, अर्थात जो एंटीजन और एंटीबॉडी के मध्य जो इंटरेक्शन हो रहा है और उनके मध्य जो लड़ाई होगी, जनरल हम ये कह रहे हैं कि और आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट किस प्रकार से करते हैं, कौन सी ऐसी प्रोसेस होती हैं, तो उनके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट भी आप चाहो तो यहाँ पे नोट कर सकते हो कि मनुष्य में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज के 5 वर्गों का विस्तार से वर्णन कीजिए। मनुष्य में पाए जाने वाले जो एंटीबॉडीज के 5 वर्गों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ये भी कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है इसके कि किस एंटीबॉडी में प्लेसेंटा को पार करने की क्षमता होती है, किस एंटीबॉडीज में प्लेसेंटा को पार करने की क्षमता होती है, या टीयर्स अश्रु में कौन सी एंटीबॉडी पाए जाते हैं, अश्रु में कौन सी एंटीबॉडी पाए जाते हैं, या कोलेस्ट्रॉल में कौन सी एंटीबॉडी पाए जाते हैं, या फोर्थ है एलर्जिक रिएक्शन के समय और हाइपर सेंसिटिविटी के समय कौन से प्रतिरक्षी सर्वाधिक उत्पन्न होते हैं। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।